अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7 और मैं हूं नाजिया अशर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। अमेरिका का डबल गेम, F-16 तैयारे बेचने को तैयार मगर इमदाद देने से इनकार। पाकिस्तान का अज़्म फिर भी बरकरार, दहशतगर्दों से निमटने के लिए पूरी तरह है तैयार। अमरीकी मफादात, माशी हालात या खराब होते हालात। अमेरिका ने पाकिस्तान की सालाना फौजी इमदाद की मंजूरी का मरहला भी रोक दिया। क्या भारत को खुश करने की कोशिश हो रही है? और मौजूदा पाकिस्तानी माशी हालात, क्या पाकिस्तान F-16 तैयारों के लिए $70 करोड़ खर्च करने की पोजीशन में है? सबको है इस जवाब का इंतजार। कहते हैं तारीख अपने आप को दोहराती है। इसकी वाज़ेह मिसाल आज नजर आई जब अमरीकी सेनेट की खारजा कमेटी के अहकामात पर पाकिस्तान को 8 F-16 तैयारों की खरीदारी की मद में दी जाने वाली जो इमदाद थी उसको रोक लिया गया। इन F-16 तैयारों की कुल मालियत $70 करोड़ है, जिसमें से 27 करोड़ पाकिस्तान जबकि 43 करोड़ अमेरिका को देने थे। ताहम अब लग यूँ रहा है कि ये पूरी रकम पाकिस्तान को ही अदा करना पड़ेगी। सिर्फ यही नहीं, अमेरिकी इंतज़ामिया ने इस साल पाकिस्तान को दी जाने वाली $74 करोड़ 20 लाख फौजी इमदाद का जो बजट कांग्रेस के सामने पेश किया था, उसकी मंजूरी का अमल भी फ़िलहाल रोका गया है। इस ताज़ा अमरीकी रवैये के बाद पाक अमरीका ताल्लुकात में तनाव पैदा हो सकता है, लेकिन ये पहली बार नहीं होगा क्योंकि जब अमरीका ने पाकिस्तान को इमदाद का सिलसिला रोका है। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात की तारीख पर हम नज़र डालें तो अमरीका हमेशा वक्त पड़ने पर तो पैसा देता है, लेकिन जैसे ही काम निकल जाता है तो इमदाद रोक लेता है। अमरीका ने पाकिस्तान को कब कब इमदाद दी और कब कब इमदाद रोकी है। अगर हम इसकी बात करें तो सितंबर 1947 को क़याम पाकिस्तान के एक माह के बाद पाकिस्तान ने पहली बार अमेरिका से $2 अरब इमदाद की दरख्वास्त की, लेकिन चूंकि उस वक्त पाकिस्तान अमरीकी मफादात के लिए इतना अहम नहीं था, इसलिए सिर्फ $1 करोड़ ही इमदाद मिल सकी, जो 1948 में घटकर सिर्फ $5 लाख रह गई और 1949 में सिफर ही हो गई। फिर सर जंग के दौरान अचानक अमेरिका को पाकिस्तान की अहमियत का अंदाज़ा हुआ तो फिर पाकिस्तान पर ख़जानों के मुंह खोल दिए गए। पाकिस्तान को सोवियत यूनियन मुखालिफ इत्तेहाद का हिस्सा बनने पर 1960 तक 1.7 अरब यानी $1 अरब 70 करोड़ से ज़ायद की इमदाद मिली, लेकिन जैसे ही मफाद पूरा हुआ इस इमदाद को भी रोक दिया गया। 1989 में अफगान जंग का आगाज़ हुआ तो अमेरिका को एक बार फिर पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी। पाकिस्तान फिर सबसे अहम इत्तेहादी बन गया और डॉलर की गंगा पाकिस्तान में बहने लगी। इसी दौरान पाकिस्तान ने मौका देखकर अमेरिका से F-16 तैयारों की फरमाइश कर डाली थी, जिसकी पहली खेप 1983 में रावलपिंडी पहुंच भी गई। अफगान जंग ख़त्म हुई तो पाकिस्तान फिर खटकने लगा। 1991 में पाकिस्तान की फौजी इमदाद में कटौती की गई और 1993 पर इस पर पाबंदियां लगा दी गईं। फिर 1999 की बात करें तो परवेज़ मुशर्रफ ने हुकूमत का तख्ता पलटा तो पाबंदियां मज़ीद सख्त हुईं। लेकिन फिर 9/11 के बाद एक बार फिर पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन स्टेट का खिताब दिया गया और इमदाद का फिर एक नया सिलसिला शुरू हुआ। और एक अंदाजे के मुताबिक अमेरिका 9/11 के बाद से पाकिस्तान को $40 अरब से ज़ायद इमदाद दे चुका है। लेकिन अब सूरत हाल ऐसी है कि जब अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज का इनखला आखिरी मराहिल में नज़र आता है, तारीख अपने आप को दोहरा रही है। लगातार डू मोर के मुतालबात के बाद पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान जो तनाव है वो बढ़ने लगा है और F-16 तैयारों की ख़रीदारी के लिए इमदाद से इनकार इसका वाज़ेह सबूत है। यहाँ पर सवालात ये उठते हैं कि अब पाकिस्तान क्या करेगा? क्या पाकिस्तानी माशी हालात F-16 तैयारों के लिए $70 करोड़ खर्च करने की इजाज़त देते हैं? और क्या पाकिस्तान के लिए F-16 तैयार अहम हैं? सेनेट की जानिब से F-16 तैयारों की फ़रोख्त की मंजूरी के बावजूद इमदाद रोक लेना क्या अमेरिका की डबल पॉलिसी नहीं? क्या अमरीकी इमदाद रोकने का फ़ैसला ये ज़ाहिर करता है कि ख़ित्ते में अमरीकी मफादात पूरे हो चुके हैं? इन्हीं सवालात पर हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा और अमरीकान की साबिक सफ़ीर शहरी रहमान साहिबा से। लेकिन पहले एक ब्रेक, देखते रहिए पाकिस्तान एट 7।
वेलकम बैक। अमेरिका ने पाकिस्तान को 8 F-16 तैयारों की खरीदारी के लिए जो दी जाने वाली इमदाद थी वो रोकी है। ऐसा क्यों हुआ है और अब पाकिस्तान क्या करेगा, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अमेरिका में पाकिस्तान की साबिक सफ़ीर शेरी रहमान साहिबा। बहुत शुक्रिया शेरी साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए। मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान की इमदाद रोक लेना, अमेरिका का ये फ़ैसला पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा धचका हो सकता है और अब हम क्या समझें कि वाकई ख़ित्ते में अमरीकी जो मफाद थे वो पूरे हो चुके? जी शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये वजाहत चाहूँगी कि एक BBC की रिपोर्ट आई है जिसके ज़रिए ये बताया गया है कि ये एड जो है, जो ग्रांट है, वो F-16 के लिए कैंसिल हुई है। तो एक तो उन एम्बेसी ने वहाँ ऑलरेडी कहा है कि ऐसा नहीं हुआ है और ये हम डिस्कशन इस लेवल पर तब ले जाएं जब ये एक्चुअल हमें कैंसिलेशन की इत्तला मिले। नंबर एक। दूसरी बात यह है कि जो आपका सवाल उठता है वो फिर भी जायज़ इसलिए है कि इतनी लंबी डिस्कशन जब हो चुकी है अमेरिका की सेनेट में पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान ने को ये F-16 बेचने के हवाले से, और अगर बफर्ज़ महाल मुझे लगता है कि फ़ैसला अभी नहीं हुआ क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक कोई इस तरह की इंडिकेशन नहीं दी है कि ये सेल नहीं होगी। ये एक डिबेट वहाँ जो छिड़ गई है ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी फ़िक्र और मैं समझती हूँ गौर की मुतहम्मिल है, इसलिए कि ये एक दिन की बात नहीं है। ये अब डिस्कशन ज़ोर पकड़ेगा और अगर ज़ोर पकड़ता है तो पाकिस्तान के जो वसी तर मफादात हैं, सिर्फ F-16 की बात नहीं है, ये काफ़ी दूर तक इम्पैक्ट हो सकते हैं, इन पर संगीन असरात हो सकते हैं। इतना बड़ा जो पब्लिक नैरेटिव अमेरिका में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बढ़ता चला जा रहा है, इसको रोकथाम करने के लिए पाकिस्तान की आला हुक्काम, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री, दीगर इदारे क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं और क्या चैलेंजेस दरपेश हैं, मैं समझती हूँ इसे हमें प्रॉपर्ली डिस्कस करना चाहिए। आपने भारत की बात की थी, देखिए उनकी लॉबी वहाँ बहुत बड़ी है, 4 उनके लॉबीज मौजूद होते हैं और वही लॉबी है जो कहती है कि पाकिस्तान F-16 तैयारे हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे। पिछले विज़िट पे जब मैं वहाँ गई थी और मेरे साथ चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी थे और उस विज़िट पे भी हमने डिस्कशन की कि भाई ये हमारी हुकूमत में शुरुआत की गई थी, हम चाहते हैं कि ये तैयारे डिलीवर हों और इनके लिए जो ग्रांट इन एड है वो भी दी जाए। तो उस वक्त तो उन्होंने हामी भरी, लेकिन ये पूरी एक तहरीक चल चुकी थी कि पाकिस्तान को ये तैयारे ना, और इस बुनियाद पर और ये मुद्दा दिया जाता है कि ये हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगी, जबकि सबको मालूम है। जिस आप भारतीय लॉबी की बात करें इस पर भी हम आएंगे, लेकिन उससे पहले भी एक अहम फैक्टर पब्लिक ओपिनियन भी इस सिलसिले में अहम किरदार अदा करती है। अगर हम पिछले चंद सालों पर नज़र डालें, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो अदम एतमाद की फ़िज़ा में दिखाई देती है, इस हवाले से गैलप का सर्वे भी आ चुका है जिसमें अमरीकी अवाम की अक्सरियत ने पाकिस्तान को नापसंदीदा ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया था। यहाँ अब ये सवाल है कि दोनों ममालिक में, चाहे वो अवामी सतह पर हो या फिर सरकारी सतह पर हम देखें, अदम एतमाद जो नज़र आता है उसकी क्या वजह है, उसे किस तरह ख़त्म किया जा सकता है? जी, बहुत अहम बात की आपने कि अदम एतमाद की ये क्या कैफियत है जो दोनों अतराफ पे नज़र आ रही है। सिर्फ अमेरिका की अवाम में ये एक राय आम नहीं है, ये पाकिस्तान में भी है और इसका एक मैं समझती हूँ डिस्कनेक्ट जिसे कहते हैं जो दोनों ममालिक में है और रियासती एक डिस्कनेक्ट अगर नहीं होता तो आप देख रहे हैं कांग्रेस में, हमारे भी पार्लियामेंट में नज़र आती है बात कि इतनी एड दे के हमारे यहाँ ये दूरियाँ क्यों। अब ये दूरियों का एक लंबा सिलसिला है, एक पब्लिक नैरेटिव बन चुका है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। नंबर 1 कि पाकिस्तान दहशतगर्द की जंग में या अफ़गानिस्तान के इस्तेहकाम में एक स्पॉइलर यानी एक नेगेटिव मनफी असर खेल रहा है, एक प्लेयर बना हुआ है, जबकि सूरत हाल इस वक्त बिल्कुल इसके मुतरादिफ है, इसके बरक्स है। और इस बात को डिप्लोमेटिकली वहाँ बावर कराना एक 24 घंटे का काम है, मतलब 24/7 मुस्तकिल काम है। ये कोई एक इदारा या एक सफ़ीर नहीं कर सकता। आपके सफ़ीर वहाँ बहुत कॉम्पिटेंट हैं। तो मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि जो रविश वहाँ रहती है वो यही रहती है कि पाकिस्तान को
किसी तरह कोने में धकेल दिया जाए, बंद गली तक ले जाया जाए। पाकिस्तान को कोने में धकेलने के लिए अगर कोशिशें की, पाकिस्तान जवाब में क्या कर रहा है? यहाँ पर हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि अमेरिका के इमदाद देने के इनकार के पीछे कहीं भारत का तो हाथ नहीं, जिस तरह से शहरी रहमान साहिबा भी भारतीय लॉबी की बात कर रही थी। साथ ही कुछ पाक भारत सेक्रेटरी खारजा मुलाकात पर भी बात होगी। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी भारतीय लॉबी की। अमरीकी सेनेट कमेटी ने जब पाकिस्तान को F-16 तैयारे देने की मंजूरी दी थी, तब भी हमने देखा था कि भारत खासा एतराज़ कर रहा था। शहरी रहमान साहिबा, भारतीय जो लॉबी है अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इस सिलसिले में पाकिस्तान को सिफारती सतह पर क्या करना चाहिए? किस तरह हालात को कंट्रोल करने के लिए कोशिशें कर सकता है पाकिस्तान? जी, सबसे पहले तो गला सूख गया है कह के अमेरिका का सिस्टम जो है उसमें सबसे पहले आपको लॉबीइस्ट रखना पड़ता है। उनका जैसा भी कांग्रेस सिस्टम है, सेनेट सिस्टम है, इसी तरह ऑपरेट करता है। हिंदुस्तान को देखें, उन्होंने इस वक्त 4 लॉबीइस्ट रखे हुए हैं सिर्फ खारजा पॉलिसी के लिए, 4 अलग अलग लॉबीइस्ट। उनकी एक मेन फर्म जो है BCG, उस पर जो खर्च BGR ग्रुप, उस पर जो खर्चा आ रहा है एक क्वार्टर का, यानी कि 4 महीने का, 3 महीने का, वो 180 लाख डॉलर का है। 180 लाख डॉलर उनका एक क्वार्टर का खर्चा होता है। ये लॉबीइस्ट चार्जेस वहाँ होते हैं। आपके पास कम से कम 1 या 2 लॉबीइस्ट होने चाहिए। क्या वजह है शहरी रहमान साहिबा, हमारे पास लॉबीइस्ट क्यों नहीं है? आप मुझे बताएं, आपके पास ना लॉबीइस्ट है, ना आपके पास खारजा मिनिस्टर है जो फुल टाइम अटेंशन दे सके, जो उनसे फ़ोन पे बात कर सके। आप ये सारी बातें सिर्फ एक कॉम्पिटेंट सफ़ीर पर नहीं छोड़ सकते, ना आपने उनकी कोई वहाँ ऐसी कोई इंटरेस्ट दिखाया है जिससे आना जाना, कोई सिस्टम नहीं चल रहा। कांग्रेस की टैक्टिक क्या है आपको ये पता है कि F-16 आपके बार बार सवाल उठाया जाएगा। डॉक्टर अफरीदी पर रोज़ डिस्कशन होता है, उस पर क्या पेश यहाँ आपके लिए वो मसला नहीं है। लेकिन आप देखें, जिधर आप सहूलत चाहते हैं, तक़वियत चाहते हैं, उस मुल्क में आपके बारे में क्या कहा जा रहा है वो आप देख नहीं रहे। ठीक है शहरी साहब, अगर हम भारत की बात करें, अब भारत की जो बात हो रही है ना, हाल ही में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस थी जिसके दौरान पाक भारत सेक्रेटरी खारजा की मुलाकात भी हुई थी। रॉ एजेंट कुलभूषण यादव का जिक्र भी हुआ था, पाकिस्तान ने ये कहा, लेकिन भारत की जानिब से जब उसकी बात की गई, ब्रीफिंग सामने आई है उस मुलाकात से मुताल्लिक कल, उसमें कुलभूषण यादव का जिक्र नहीं है। उसमें तो सिर्फ उन्होंने पठानकोट से होने वाली तहकीकात से मुताल्लिक बात की है। तो इससे ये वाज़ेह नहीं होता कि भारत कुलभूषण यादव का जो मामला है उसको दबाना चाहता है? देखिए, जाहिर है भारत उसको दबाना चाहेगा और आप उसे दबाने देते हैं। ये मैं नहीं कह रही कि आप पेशरफ ना करें एक मुस्बत एटमॉस्फेयर में, लेकिन बात यह है कि जब आप अपना एजेंडा, अपने नेगोशिएटिंग पॉइंट्स या टॉकिंग पॉइंट्स जो हैं उन पर आप कायम नहीं रहेंगे, आगे पीछे करेंगे, फिसलेंगे, तो फिर ये मसला होगा। आप जब उन्हें कश्मीर का नाम नहीं लिया जॉइंट डिक्लेरेशन में, तो वो भारत ने के जो भी उनका फॉरेन ऑफिस, हमारा भी उसी तरह कॉम्पिटेंट है, उन्होंने देख लिया कि आप इस तरह की स्लिपेज हो सकती है आपके सिस्टम में। आपके सिस्टम में मुस्तकिल स्लिपेज हो रही है क्योंकि यहाँ कोई सिस्टम है नहीं। ये एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड फॉरेन ऑफिस के नीचे काम होता है। फॉरेन मिनिस्टर सुबह शाम इस पे काम करता है, वो इट्स बिजिएस्ट मिनिस्ट्री, रात तक इस पर काम होता है। लेकिन आप जब अपॉइंट भी नहीं करना चाहेंगे खारजा वजीर, तो फिर इसी तरह होगा। ना आपके पास लॉबीइस्ट हो, बल्कि जाते वक्त कहा था कि ठीक है मैं खुद कम्युनिकेटर हूँ, मैं खुद मीडिया से हैंडलिंग करती हूँ, तो मैं खुद डील कर रही थी, लेकिन आपके पास स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस फर्म भी होनी चाहिए जो भारत ने रखी हुई है। आपके पास हर लेवल का वहाँ असिस्टेंस होनी चाहिए, लेकिन आप तो ऐसे ही बैठे हुए हैं हाथ पे हाथ रख के। जी बहुत शुक्रिया शहरी रहमान साहिबा, आपका हमारे साथ मौजूद थी और इजहार ख्याल कर रही थी ख़ास तौर पर पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी पर। और दूसरी जानिब अमेरिका की जानिब से जो ये खबरें आ रही हैं कि इमदाद का सिलसिला रोका जाएगा, ये ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए धचका होगा बल्कि इसके खित्ते पर संगीन असरात भी मुरतब हो सकते हैं। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मंडे को फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।